Hello everyone, I am Avinash. I am back with another video in my channel. In last video of 12th class, I had discussed about disability. So today we will continue it. I will discuss a second part, which is disorder. So disorder is a usually used for mental disabilities. डिसऑर्डर किसके लिए यूज़ होता है? मेंटल डिसेबिलिटीज़ के लिए. तो आपके मन में ये होना चाहिए कि डिसऑर्डर हम किसके लिए बोलेंगे? जो थोड़ा मेंटली जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड है, उस चीज़ के लिए. तो डिसेबिलिटी क्या होता है? डिसेबिलिटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है क्या होता है उसका. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. डिसेबिलिटी मीन्स कि हमारे कोई भी इंडिविजुअल के मूवमेंट में करने में कोई प्रॉब्लम होती है उसको, या किसी इंडिविजुअल को उसको कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ वीक होती है जिससे वो उसकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाती है. तो ये होती है डिसेबिलिटी. अब हम मेंटल डिसेबिलिटी की बात करें, इट मीन्स उसकी मेंटली कहीं ना कहीं फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है किसी एक इंडिविजुअल के, किसी एक चाइल्ड के. उसको मेंटल डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं. तो डिसऑर्डर क्या है? एक मेंटल डिसेबिलिटी है जो टोटली हमारे माइंड से, ब्रेन से रिलेटेड है. द नेक्स्ट, डिसऑर्डर इज़ एन एलिमेंट दैट डिस्टर्ब्स द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. जो डिसऑर्डर है वो क्या है? एक इलनेस है, आप उसको मान सकते हो. एलिमेंट मीन्स इलनेस जो कि डिस्टर्ब करती है किसी एक इंडिविजुअल के हेल्थ को. और ऑफकोर्स हमारा जो बॉडी है वो पूरा ब्रेन से चलता है. हमारा जो ब्रेन जैसे ही उसको गाइड करेगा वैसे हमारा चलेगा तय. तो अगर ब्रेन में कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, इट मीन्स हम हेल्दी नहीं है. दैट्स वाई हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इसको बोला गया है. दैन डिसऑर्डर डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. सेम डिसेबिलिटी की तरह ये भी क्या है? डिस्टर्ब करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. हमारी जो फंक्शनिंग है वो कहाँ से चलती है? ब्रेन से चलती है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर. डिसऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज अ ब्लिप इन द यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन. ब्लिप मीन्स यहाँ पे हो गया डाइवर्ट. जब हमारी जो यूजुअल जो नॉर्मल फंक्शनिंग है किसी पर्सनस की, किसी इंडिविजुअल की, उसमें डाइवर्ट आ रहा है, इट मीन्स जो हमारा ब्रेन है, जो हम मेंटली काम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस आ रही है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लिप. तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इजी लैंग्वेज आप समझ सकते हो कि जो डिसऑर्डर है वो हमें मेंटली उसमें प्रॉब्लम होती है. उसमें हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है. उसकी प्रॉपर तरीके से ब्रेन में जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है. तो आप सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो. अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर. डिसऑर्डर भी 5 टाइप्स के होते हैं. तो हमारा जो पहला टाइप है वो है ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ये हमारा फर्स्ट टाइप है डिसऑर्डर का. तो यहाँ पे नाम से ही पता चला है अटेंशन. इट मीन्स कहीं ना कहीं अटेंशन होने में कोई प्रॉब्लम होती है किसी एक इंडिविजुअल को या चाइल्ड को. इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट हाउ वेल कैन समवन सिट स्टिल, फोकस और पे अटेंशन. क्या है ये? एक ऐसी जो ADHD है वो ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कहीं ना कहीं किसी को अफेक्ट कर रही है. किस चीज़ के लिए? कि वो आराम से बैठ नहीं सकता एक जगह पे, वो अपना कोई फोकस नहीं लगा पा रहा है, अपना कोई अटेंशन, कोई ध्यान नहीं लगा पा रहा है. तो हम बहुत से बच्चों को ऐसे देखते हैं जो एक जगह चुपचाप नहीं बैठते हैं. वो अपना, या स्कूल में भी होंगे तो अपना अटेंशन कहीं लगा नहीं पाते हैं, अपना ध्यान कहीं लगा नहीं पाते हैं. उनका कहीं ना कहीं फोकस है वो बार बार ब्रेक हो जाता है. तो हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे देखने को मिल जाते हैं. It is a group of behavioral symptoms that include inattentiveness, hyperactivity and impulsiveness. ये क्या है? ये बिहेवियरल सिम्टम है. जो ये क्या है? बिहेवियरल सिम्टम्स है, ग्रुप ऑफ बिहेवियर सिम्टम्स. अब उसमें क्या क्या आता है? इनअटेंटिवनेस. इनअटेंटिवनेस मतलब जहाँ पे वो लोग अटेंशन पे नहीं करते हैं, नॉट पेइंग अटेंशन. देन हाइपर एक्टिविटी, जो इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने किसी भी एम से. एंड इम्पल्सिवनेस एक्ट विदाउट थिंकिंग, आप बिना सोचे समझे कुछ भी एक्ट कर देते हो. तो सारी ये घूम फिर के एक ही चीज़ पे आ रही है कि वो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस है वो बार बार ब्रेक होता है उसमें. तभी वो इन अटेंटिवनेस मतलब अटेंशन नहीं लगा पाते हैं. हाइपर एक्टिविटी इजीली डिस्ट्रैक्ट होना, जब अटेंशन नहीं लगा पाते तो बार बार डिस्ट्रैक्ट होने लग जा रहे हैं. देन नेक्स्ट, हैविंग प्रॉब्लम इन फोकसिंग इन सम एक्टिविटीज़. सेम ये बात कर रहे हैं कि किसी भी कोई एक्टिविटीज़ में अब वो अपना फोकस नहीं लगा पा रहे हैं, या उनके फोकस या अटेंशन लगाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर उनको डिस्ट्रक्शन हो रहा है. तो सिंपल लैंग्वेज में जो ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, वो क्या है? जिसमें किसी एक इंडिविजुअल को अपना ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होती है, फोकस करने में प्रॉब्लम होती है. वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं, एक चीज़ को कर नहीं सकते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ें करना चाहते हैं.
उनका जो अटेंशन है वो बार बार टूटते रहता है। तो ये था ADHD। अब इसके सिम्टम्स हैं चिल्ड्रन में भी और अडल्ट्स में भी, ये दोनों में होते हैं, चिल्ड्रंस में भी एंड अडल्ट्स में भी। अब चिल्ड्रन का देखते हैं, फॉरगेट अबाउट डेली एक्टिविटीज़। अब जो ADHD का सिम्टम क्या है बच्चों, जो चिल्ड्रंस में वो क्या है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को भूल जा रहे हैं। और अडल्ट्स में क्या है, एनजाइटी अटैक्स, उनको एनजाइटी अटैक्स आ रहे हैं। इट मीन्स उनको चिंता बहुत ज़्यादा होने लग जाती है अपने कैरियर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। देन डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग रूटीन एक्टिविटीज़, जो चिल्ड्रन हैं उनको क्या होता है, अपनी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती है उनको वो ऑर्गेनाइज करने में डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं लगा पाता कि हमें रोज़ ये करना होता है। देन अडल्ट्स में क्या प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग एंगर, वो अपने गुस्से को अब कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, वो कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। देन चिल्ड्रन में क्या सिम्टम्स हैं, इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग, मतलब वो दिन में ही सपने देखने शुरू कर देते हैं। देन अडल्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, सेम लो सेल्फ स्टीम, जो उनका जो सेल्फ स्टीम है, जो उनका कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत लो होता है। द नेक्स्ट, डो नॉट लाइक टू सिट स्टिल, जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि ADHD में क्या है, बच्चे एक जगह नहीं बैठते हैं, तो चिल्ड्रन में क्या होता है, दे डोंट लाइक टू सिट स्टिल। देन अडल्ट्स में क्या है, दे आर इजीली फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। देन सिम्टम्स इन चिल्ड्रन नेक्स्ट क्या है, इजीली डिस्ट्रैक्टेड, हमें भी तो ऊपर बात करी जैसे इसमें क्या डिस्ट्रैक्शन होता है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने एम से किसी भी चीज़ से। और अडल्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, मूड स्विंग्स होता है उनका मूड सडन चेंज होता रहता है, कभी गुस्से में हो जाएंगे, कभी खुश हो जाएंगे, कभी हंसेंगे, कभी कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो देने लग जाएंगे। एंड डिप्रेशन आर कॉमन, डिप्रेशन में भी वो चले जाते हैं। देन नेक्स्ट है चिल्ड्रन में प्रॉब्लम इन प्लेइंग क्वाइटली, वो चुपचाप खेलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं, अटेंशन पे नहीं करते हैं, और छोटे छोटे केयरलेस मिस्टेक्स वो करते रहते हैं। देन अडल्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, कंसंट्रेट वो नहीं कर पाते हैं, उनको किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, स्पेशली वाइल रीडिंग, और खासकर तब जब वो लोग पढ़ रहे होते हैं। तो ये था आपका ADHD। देन नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ ADHD, जो अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, उसके कॉजेज़ क्या हैं। तो फर्स्ट कॉज है यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर, अगर किसी को जेनेटिक फैक्टर, उसको हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, अगर किसी के जीन्स में पहले से ही है कुछ प्रॉब्लम, तो उनको ये चांसेस ज़्यादा हैं कि ADHD हो सकता है आगे। देन ब्रेन इंजरीज़, अगर बर्थ से पहले कोई इंजरी होती है या फिर बर्थ के बाद कोई इंजरी होती है, इट मीन्स कि अगर मदर को ही कोई प्रॉब्लम होती है बर्थ, मतलब जब वो बेबी से पहले, तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देन लो बर्थ वेट, अगर बर्थ के टाइम पे अगर वेट अगर लो है बेबी का या चाइल्ड का, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं होने के। देन ट्रॉमा एंड ब्रेन डिजीजेस, ट्रॉमा मीन्स यहाँ पे हो गया साइकोलॉजिकल डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, तो अगर बर्थ के टाइम पे अगर कोई ब्रेन डिजीज़ है या कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बिंग कुछ हो रहा है, या ब्रेन माइंड अपसेट है, या कोई आप टेंशन लेते हो, या फिर होता है ये मदर बर्थ के टाइम पे थोड़ा टेंशन ले रही है या डिप्रेशन में है, या कुछ भी चीज़ हो सकती है किसी का प्रॉब्लम, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आने वाले जो उनके बर्थ पे पड़ जाता है। देन डाइट की बात करें हम यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं रिसर्च को कि कुछ फूड एडिटिव्स होते हैं जो जिसकी वजह से ADHD होता है। फूड एडिटिव्स में होता है जो कुछ एक सब्सटेंस मिलाते हैं हमारे खाने में, जिससे उसका फ्लेवर चेंज करते हैं। तो ऐसे भी कोई आजकल मार्केट में यही मिलता है कि सब इंजेक्टेड होते हैं, उनका जल्दी पक जाते हैं या उनका फ्लेवर चेंज कर देते हैं ईजिली, तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है। देन नेक्स्ट है एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनकी वजह से भी जो खाने में मिलते हैं उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर स्मोकिंग, अल्कोहल और या ड्रग अब्यूज़ कर रहा है कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसका असर सीधे सीधे बच्चे पे पड़ जाता है। तो ये थे कॉजेज़ ADHD के। सेकंड जो टाइप है डिसऑर्डर का वो है SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब सेंसरी से पता चल जाएगा, वो जो सेंसेस की बात होगी इसमें। तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज़ डिफिकल्टी इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इन्फॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू द सेंसेस। जो SPD में क्या प्रॉब्लम होती है, ये वो कंडीशन है जिसमें ब्रेन को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जो रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग द इन्फॉर्मेशन, जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है हमारे सेंसेस से, उसमें उनको प्रॉब्लम होती है ब्रेन को कन्वर्ट करने में, और इवन उसको रिस्पॉन्ड करने में उनको क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है ब्रेन को। तो इट रेफर्स टू द वे द नर्वस सिस्टम रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द सेंसेस एंड देन टर्न्स देम इनटू प्रॉपर मोटर एंड बिहेवियर रिस्पॉन्सेज। मतलब कि जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन का जो पार्ट है नर्वस सिस्टम, उसको प्रॉपर तरीके मैसेज नहीं मिल पाते हैं, और किससे, सेंसेस से, जो हमारे सेंसेस हैं उससे तो हमें मैसेजेस मिलते हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या टच हो रहा है।
और उनको फिर कन्वर्ट करना किसी एक प्रॉपर मोटर और बिहेवियर रिस्पॉन्स में, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉपर मोटर मीन्स जहाँ पे स्पाइनल से जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है और क्या बिहेवियर उनके रिस्पॉन्सेज हैं, तो उसमें भी उनको क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में अफेक्ट ए सेंस सच एज टच, साइट, टेस्ट और मूवमेंट। अब हम इसमें बात करें सेंसेस की, तो सेंस एसपीडी में क्या होता है, जो हमारे सेंसेस होते हैं जैसे टच, साइट, टेस्ट, मूवमेंट, इन सब में कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है। जब इन पे अफेक्ट पड़ता है तो हमारे ब्रेन तक प्रॉपर तरीके से मैसेज नहीं जाता है, और जब मैसेज नहीं जा रहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक तो वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज आप ये कह सकते हो कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में जो हमारे सेंसेस होती हैं वो प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं भेज पाती हैं ब्रेन को, और ब्रेन भी उनको रिसीव नहीं कर पा रहा है और उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाता उन चीज़ को। तो वो होता है आपका सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है, ये एक टाइप से न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम हो जाता है। इसमें जो आपके नर्व्स हैं ब्रेन में, उनमें ट्रैफिक जैम हो जाता है। ट्रैफिक जैम मतलब जो सिग्नल्स, जो सेंसेस आपकी इन्फॉर्मेशन भेजती हैं वो प्रॉपर तरीके पहुंच नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं बीच में रुक जाती हैं। तो जब ट्रैफिक जैम होता है तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के सर्टेन पार्ट को वो इफेक्ट करता है, जिससे इन्फॉर्मेशन नहीं रिसीव हो पाती है और उसको ब्रेन हमारा इंटरप्रेट भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ एसपीडी। क्या कॉज है एसपीडी होने के? तो फर्स्ट इसमें क्या है, जेनेटिक कॉज और बायोलॉजिकल फैक्टर। जैसे कि मैंने बताया जेनेटिक कॉज मीन्स जो हमारे जीन्स में, जो हमारे हार्मोन्स में पहले से, तो उससे भी ये चीज़ हो सकती है अगर जेनेटिक है उसके बॉडी में, तो ये रिसर्च भी कहती है। देन लो बर्थ वेट, बर्थ के टाइम पे अगर वेट आपका बहुत लो है तो कहीं ना कहीं वो कॉज बन सकता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का। देन नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी ऐसी चीज़ों पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है। आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हो, आपका फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत पीस है, फ्रेंडली है, और आप आउटर इन्वायरमेंट में भी कैसे रहते हो जहाँ पे बहुत नॉइज़ है, डिस्टर्बेंस है, बहुत तरह की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, तो उसका भी एक रीज़न है। देन फिजिकल कॉज मीन्स रिसर्च भी ये बोलती है कि जो अगर किसी एसपीडी वाले बच्चों को अबनॉर्मल कोई ब्रेन एक्टिविटी हो रही है तो उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी उसको रिसीव करने हैं मैसेजेस, जो उसका ब्रेन रिसीव करता है। तो हर किसी के इंडिविजुअल के ब्रेन में थोड़ा बहुत जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाता है। तो ब्रेन स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से जिनका अलग होता है उन्हें कहीं ना कहीं ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, तो जिससे ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ASD have difficulties with communication, language, social skills and behavior। किसी इंडिविजुअल को अगर ASD की प्रॉब्लम है तो उनको कम्युनिकेट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उनको उनकी जो लैंग्वेज है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उनकी जो सोशल स्किल है, इट मीन जो सोशलाइज होते हैं या अपने सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाते, इवन अपनी फैमिली में भी नहीं, उनको उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट, उनका बिहेवियर है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो वो किसी प्रॉब्लम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ASD कैरेक्टराइज बाय सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टीज, जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि सोशली वो प्रॉपर तरीके से घुल मिल नहीं पाते हैं, इवन अपनी फैमिली में भी कम्युनिकेशन चैलेंजेस, जो उनके सामने उनको जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है वो उनके सामने आते हैं, कैसे उनको बात करना है किसी से, वो भी वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो थोड़ा शाई फील करते हैं, वो बात ही नहीं करते हैं किसी से। अ टेंडेंसी टू एंगेज इन रिपीटेटिव बिहेवियर्स, उनकी जो आप बिहेवियर देखोगे, जो उनका काम देखोगे, जो उनका वर्क देखोगे, बार बार रिपीटेटिव है वो, मतलब वो चीज़ को बार बार ही करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो चीज़ें बहुत करते हैं जो रिपीटेटिव बिहेवियर हो। कोई अगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट, सपोज उन्होंने अपना टॉय है वो उठाया फिर रख दिया, वो उसको थोड़ी देर फिर उठाएंगे फिर रख देंगे, फिर थोड़ी देर फिर उठाएंगे फिर रख देंगे, तो वो क्या है, वो बिहेवियर क्या है, रिपीटेटिव बिहेवियर है। और सोशल इंटरेक्शन मतलब कि वो किसी से बात नहीं करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो अपनी एज वालों के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं। तो जो ASD प्रॉब्लम है वो ये भी नहीं करते हैं, वो अपने एज के दूसरे बच्चों से भी नहीं खेलते हैं, इवन अपने पेरेंट्स से भी प्रॉपर तरीके से बात नहीं करते हैं। तो ये बहुत थोड़ा सीरियस इशू है, जो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे हैं। ASD may have differently or repetitive same activities over and over again like touching the same object repeatedly। जैसे मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि उनका क्या प्रॉब्लम होती है, किसी रिपीट करते हो किसी एक्टिविटी को, उसको बार बार टच करेंगे या नहीं करेंगे, बार बार उसको थ्रो करेंगे। दे अवॉइड आई कॉन्टैक्ट एंड प्रिफर टू बी अलोन, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप उनका नेचर हो जाता है, उनको वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, वो अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, तभी वो नहीं कर रहे हैं। देन प्रिफर टू बी अलोन, उनका वो क्या है, अकेले रहना पसंद करते हैं, उनके एज के सेम बच्चे होंगे उनके साथ भी नहीं खेलते वो। दे रिपीट वर्ड्स एंड एक्शन, वो अपने वर्ड्स हैं, वो अपने जो सेंटेंसेज हैं, वो अपने एक्शंस हैं, उनको बार बार रिपीट करते रहते हैं।
और उनको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, जो उनकी नीड है उसको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, उनको डिफ़िकल्टी होती है कि हम ये बोलना चाहते हैं या हमें ये चाहिए, हम ये करना चाहते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेस्ट, स्मेल एंड साउंड। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो वेरी सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव अपने टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए और साउंड के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। द नेक्स्ट कॉजेज़ ऑफ ASD, फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में सेम, अगर उनके जीन में कोई डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर दूसरा तरीका ये है, जो उनके पेरेंट्स से जो उनके जीन्स मिलते हैं वो होते हैं, तो वो क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर। दैन नेक्स्ट है, सेकंड कॉज है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर मीन्स जो वहाँ पे जो उनके इन्वायरमेंट प्रॉपर होना चाहिए, अगर आउटर इन्वायरमेंट या फैमिली का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। देन ब्रेन डेवलपमेंट, तो ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो ASD ऐसे इंडिविजुअल्स का जो ब्रेन होता है वो थोड़ा अलग तरीके से ग्रो करता है नॉर्मल चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, जो ब्रेन होता है वो बहुत तरीके से, बहुत तेज़ी से क्या ग्रो करता है अगर फर्स्ट 3 ईयर्स में। तो ऐसा तब क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो उनके ज़्यादा हो जाते हैं, जो ब्रेन में है वो सेल्स ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर सेल्स ज़्यादा होने के कारण से क्या होता है, उनके जो सेल्स का है वो प्रॉपर कनेक्शन जो नहीं हो पाता है। तो कहीं ना ये रीज़न भी मानते हैं किसके, ASD को। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ODD, अपोजिशनल डिफेंड डिसऑर्डर। इसमें भी नाम से पता है, अपोजिशनल मतलब थोड़ा अपोज करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना। बिकॉज चिल्ड्रन टेंड टू डिस्टर्ब दोज अराउंड देम, जो उनके आसपास होते हैं उनको वो क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इंटरप्ट करते हैं या कोई डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं। तो सिंपल आप कह सकते हो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ODD इंडिविजुअल बिहेव लाइक रिबेल, आर्ग्यू विद अडल्ट, रिफ्यूज टू ओबे एंड ऑब्स्टिनेट। जो ODD इंडिविजुअल होते हैं क्या होता है, क्या करते हैं वो, रिबेल मतलब कि वो आपके अगेंस्ट चले जाएंगे, विरोध करना स्टार्ट कर देंगे। देन आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देंगे अपने से बड़ों के साथ। देन रेफ्यूज़ टू ओबे, आपका ओबे नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। देन ऑब्स्टिनेट मतलब वो यहाँ पे स्टबन समझ सकते हो आप, स्टबन में जिद्दी, वो थोड़ा जिद्दी टाइप हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स, इनको क्या होती है, ऑलरेडी स्पेशल बच्चों को इनको फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इनका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ स्टीम वो थोड़ा लो हो जाता है। और इनका जो बिहेवियर है उसमें नेगेटिविटी क्रिएट होने लग जाती है, ठीक है। दे हैव नेगेटिविटी इन देयर बिहेवियर्स, उनके बिहेवियर में नेगेटिविटी आपको मिलती है। दे डिस्प्ले एंग्री एंड इरिटेबल मूड्स, वो कैसे दिखते हैं, बिल्कुल आपको गुस्से में दिखेंगे हर टाइम, उनका जो मूड होगा वो बहुत इरिटेबल होगा, हर कोई उसको सह नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये, अगर सिंपल लैंग्वेज में आप देखो, जो ODD में है वहाँ पे जो उन बच्चों का नेचर होता है वो अपोज करने वाला होता है। इट मीन्स डिस्टर्ब करने वाला होगा, वो किसी भी तरीके से कैसे ना कैसे खुद को भी डिस्टर्ब होते हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। देन कॉजेज़ ऑफ ODD, जो पहला कॉज है वो जेनेटिक फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है। ये मैंने हर जो डिसऑर्डर है उसमें आ रहा है, तो उसमें बार बार रिपीट करने की इसको ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से भी समझ सकते हो। देन फिजिकल फैक्टर्स, जो फिजिकल फैक्टर्स है मतलब उनके ब्रेन से रिलेटेड, उनके ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो थोड़ा अब नॉर्मल साउंड करेंगे आपको। जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनके ब्रेन में, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं, अपनी पूरी बॉडी को प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका रीज़न है। जो उनका फिजिकल फैक्टर्स है, तो उनकी बॉडी से रिलेटेड फैक्टर है। दैन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मीन अगर उनके रिलेशन किसी से अच्छे नहीं है, सोशल रिलेशन मतलब अपने घर पे भी उनसे पेरेंट्स से रिलेशन अच्छे नहीं है, अपने फैमिली मेम्बर से रिलेशन अच्छे नहीं है, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बोलेंगे। दैन सोशल फैक्टर्स मीन्स अगर कहीं आसपास वायलेंस क्रिएट हो रहा है, या उनको कोई रोज़ उनको डांटता है, या कोई उनको ऐसे ही मारते हैं, या तो अगर उन पर बहुत उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो जिससे ये चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन लास्ट जो डिसऑर्डर है वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD इज अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर दैट कॉजेज रिपीटेटिव अनवांटेड थॉट। इसमें क्या होता है कि आपके माइंड में कुछ अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं, वो रिपीट करते हैं, वो बार बार आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार आ रहे हैं, वो बार बार आएंगे। तो टू गेट रीड ऑफ द अनवांटेड थॉट ही शी परफॉर्म द सेम टास्क एक्टिविटी अगेन एंड अगेन। और इन्हीं अनवांटेड थॉट को उनसे इग्नोर करने के लिए, ऐसे थॉट को इग्नोर करने के लिए वो क्या करते हैं, वो
उस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते रहते हैं, उस टास्क को बार बार रिपीट करते रहते हैं, वो बार बार उस चीज़ को करते रहेंगे। तो वो होता है ओसीडी। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि जब आपको कोई अनवांटेड थॉट आ रहे हैं आपके माइंड में, वो बार बार आप उस चीज़ को करने लग जा रहे हो, रिपीट वाला नेचर हो रहा है आपका, उसको अगेन एंड अगेन कर रहे हो, तो वो क्या होता है ओसीडी। देन इसमें मेन ऑब्सेशन है, मेन कंपल्सन है, आप क्या आप कर रहे हो ऐसा, वो होता है फियर ऑफ हार्म टू योर सेल्फ और लव्ड वन। आप क्या इसमें क्या इंडिविजुअल क्या होता है, अपना आपको खुद को नुकसान पहुंचाता है या अपने लव वन को, लव वन में अपने फैमिली मेम्बर्स को जिनको आप जानते हो। देन मेन कंपल्सन क्या है, रिपीटेटिव थिंग्स आर ऑलवेज मूविंग आइटम्स टू कीप देम इन एग्जैक्ट ऑर्डर। आप क्या करते हो, बार बार किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को बार बार उसके एग्जैक्ट ऑर्डर पे रख रहे हो। देन फियर ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ जम्स, आपको डर लगता है कि कहीं मेरे हाथों पे जम्स न लग जाए, तो आप बार बार क्या होता है उस चीज़ को क्या करते हो, हाथ धोने लग जाते हो। बाथिंग और वॉशिंग हैंड सेवरल टाइम्स, आपको डर है कहीं जम्स ना लग जाए बार बार, आपने एक बार धो दिया है तो उसका बार बार धो रहे हो। देन हैविंग एक्सेसिव डाउट ऑन एनी इंडिविजुअल, जब आपको किसी पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है, जब आपको डाउट होगा क्या करोगे आप, चेकिंग थिंग्स ओवर अगेन एंड अगेन, आप उस चीज़ को चेक करने लग जाओगे। देन फियर ऑफ बीइंग एम्बेरेस्ड, आपको थोड़ा एम्बेरसिंग फील होगा। रिपीटेटिव स्पेसिफिक वर्ड्स मेन कंपल्शन में। देन फीलिंग ऑफ गेटिंग डर्टी, आपको गंदा होने का बहुत डर लगता है, कहीं हम बाहर जाएंगे एकदम डर्टी ना हो जाए। देन मेन कंपल्शन में क्या है, कांस्टेंट प्रेइंग, आप प्रे कर, आप जब जो प्रेयर्स है वो करने लगातार रह जाते हो, आप प्रेयर बार बार करने लग जाते हो। देन फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, आपको डर है कहीं मैं बार बार गलती ना कर दूँ। देन मेन कंपल्सन में क्या है, परसिस्टेंटली काउंटिंग वाइल डूइंग यूजुअल टास्क, आप कोई भी टास्क कर रहे हो, आप उसमें क्या आदत बन जाती है इनकी, वो काउंट करने की, बार बार उस चीज़ को काउंट करते रहते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि जो रिपीट इनका जो बिहेवियर है वो रिपीट वाला, उनके थॉट्स बार बार आते रहते हैं, वो काम वो बार बार करते हैं। जैसे ये राइट साइड पिक्चर भी है आप में, राइट कॉर्नर पे, अब वो क्या है बार बार अपने हाथ धो रहे हैं, अपने हाथ धोए फिर साफ करे फिर हाथ धोए, तो उनके माइंड में क्या है, कहीं हमें जर्म्स न लग जाए। तो देन है कॉजेज ऑफ ओसीडी, कॉजेज ऑफ ओसीडी। रिसर्च स्टडीज सजेस्ट दैट देयर मे बी अ प्रॉब्लम विद द वे वन पार्ट ऑफ द ब्रेन सेंड इन्फॉर्मेशन टू अनदर पार्ट। रिसर्च ये कहती है कि इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हमारे ब्रेन में, जैसा हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन भेजता है दूसरे और हमारे बॉडी पार्ट को, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है या उसको ज़्यादा भेज रहा है वो, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देन नेक्स्ट है सेरोटिन। सेरोटिन क्या है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, इज़ द केमिकल इन द ब्रेन दैट सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। सेरोटिन का एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह है, केमिकल है जो कि मैसेजेस भेजता है ब्रेन में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो अगर उस ये जो मैसेजेस जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो आप ये ऐसी एक्टिविटीज़ बार बार करने लग जाते हो। देन इनसफिशिएंसी ऑफ सेरोटिन में हेल्प इन कॉजिंग ओसीडी, अगर जो सेरोटिन केमिकल है जो न्यूरोट्रांसमीटर का, उसकी इनसफिशिएंसी मतलब है नहीं वहाँ पे, आपके ब्रेन में वो चीज़ नहीं है, तो आपको चांसेस हैं कि ओसीडी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है उसके चांसेस ज़्यादा है। सो ये था आपका डिसऑर्डर चैप्टर, इसके जो 5 टाइप्स हैं वो मैंने आपको बताया। ये आपको नॉर्मल इंडिविजुअल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेंगे, ये डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है, ये आपके आसपास एरिया में आपको, अगर आप बहुत बारीकी से इस चीज़ को नोटिस करोगे किसी में, तो आपको कहीं ना कहीं देखने को इसमें थोड़े थोड़े जो लेस परसेंटेज में वो देखने को मिल सकता है। तो आई होप सो गाइज़ आपको वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा। बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।